Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. लास्ट टाइम जब हमने स्टडी करी थी तो उस टाइम पर ना हमने वर्कशीट 1.1 जो कि सेट चैप्टर के लिए हमने स्टडी करी थी, उसमें हमने इस चैप्टर की इंट्रो भी कर ली थी। ठीक है, उसके अलावा सेट, उसकी कितनी रिप्रेजेंटेशन है, वो रोस्टर में है या फिर वो सेट बिल्डर में है, या जो भी 1.1 के अंदर जो भी पॉसिबल थिंग्स थी वो सारी की सारी हम स्टडी कर चुके थे। ठीक है, इवन हम सेट की डेफिनेशन तक भी हमने स्टडी करी थी। आज हम इसकी वर्कशीट की सॉल्यूशंस करेंगे जो कि है एक्सरसाइज 1.1। तो बिना को टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ये जो नीचे हमारे पास कई सारे पार्ट्स दे रखे हैं ना, हमें बताना है इसमें से सेट कौन से हैं। आपको याद करवा दूं, सेट के बारे में मैंने ये बताया था, एक ऐसी कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड भी हो, और उस वेल डिफाइंड कलेक्शन में से हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स टेक करने होते हैं। ठीक है, सबसे मुद्दे की बात, वेल डिफाइंड होना कंपलसरी है। अगर आपको ध्यान में नहीं है तो आप मेरा पिछला लेक्चर जाके देख सकते हो, उसमें मैंने वेल डिफाइंड थिंग को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ओके, और आपको कोई चीज इसमें सेट है या नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट सेट है या नहीं है, ये क्लैरिटी आपको देने के लिए आंसर को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट पार्ट तो हमें दिया गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, सारे के सारे महीने, ओके, ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, वो वाले महीने जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। ओके, जे से स्टार्ट कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास जनवरी भी जे से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो जून है वो भी जे से स्टार्ट होता है। उसके बाद जुलाई, ये भी जे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्लियर कटना ये एक वेल डिफाइंड थिंग है। अगर आप किसी से भी पूछ लोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये एक यूनिक आंसर है कि साल के 12 जो महीने हैं उसमें से सिर्फ यही 3 हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, बाकी अदर स्टार्ट होते हैं, जैसे कि फेब्रुवरी हो गया या फिर मार्च हो गया या कोई भी और मंथ हो गए, जो भी होते हैं, लास्ट मंथ दिसंबर होता है हमारे पास। ठीक है, ये सारे के सारे जे से स्टार्ट नहीं होते, ये तीनों ही सिर्फ जे से स्टार्ट होते हैं। तो यस, ये चीज वेल डिफाइन हो गई है। ठीक है, अगर इसका सेट बनाओगे तो वो कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ओके, दैट मीन्स आंसर क्या बना, यस दिस इज अ सेट बिकॉज द मंथ ऑफ अ ईयर beginning with letter J are well defined and this collection can be written in this form. Okay, second part की बात करते हैं, the collection of 10 most talented writers of India. Okay, word आ गया टैलेंट। अब राइटर्स की बात कर दी, अब देखो राइटर्स तो कई सारे हैं, जैसे कि हमारे पास जो जोसेफ गैलियन है, ये भी एक राइटर है। ठीक है, हमारे पास एक बहुत फेमस राइटर थे अमिताभ बच्चन जी के फादर साहब, दैट इज हरिवंश राय बच्चन, जो कि एक पोएट भी थे, एक राइटर भी थे। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, हमारे पास बहुत सारे राइटर्स पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन बात ये नहीं कितने राइटर्स हैं, बात ये है मोस्ट टैलेंटेड 10 राइटर्स। अब टैलेंट के लिए हम ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं। मेरे कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि टैलेंट का कोई पैरामीटर ही नहीं होता, टैलेंट तो अपनी चॉइस होती है, किसी के लिए कोई टैलेंटेड है, किसी के लिए कोई टैलेंटेड है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो डेफिनेट रूल टू डिफाइन अ टैलेंट। हमारे पास टैलेंट को मेजर करने का कोई भी रूल है ही नहीं, इसलिए ये एक सेट नहीं है, दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब बात क्रिकेट की हो रही है तो सबके दिमाग में ना बात आ रही होगी विराट कोहली की, बात आ रही होगी सचिन की, बात आ रही होगी रोहित शर्मा की, बात आ रही होगी हमारे पास एम एस धोनी की। ठीक है, लेकिन ना मैं यहाँ पे कितने मर्जी बैट्समैन लिख दूं, क्या वो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट हैं? चलो सपोज दैट जो मैंने 4 लिखे ये आपके अकॉर्डिंग बेस्ट होंगे, लेकिन क्या सिर्फ 11 यही बेस्ट होंगे जो आपकी नॉलेज से बाहर हैं? अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो कई लोग तो आज भी सुनील गावस्कर को लाइक करते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मीनिंग ये है
कि यहाँ पर बात आ गई आपके पास बेस्ट बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की। गुड, बेटर, बेस्ट की ना हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था, देयर इज नो डेफिनेट रूल टू डिफाइन अ टैलेंट, देयर इज नो डेफिनेट रूल टू फाइंड द बेस्ट क्रिकेट। बेस्ट वर्ड के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारे पास आ गया नॉट अ सेट। ओके, फोर्थ ऑप्शन, इसमें हमारे पास दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यस, अगर मैं आपके क्लासरूम की बात करूं, आपके क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मान के चलो क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं किसी भी क्लास के अंदर, ठीक है, तो इन 40 स्टूडेंट्स में ना हम जितने भी बॉयज हैं, सपोज दैट इस क्लास में टोटल 18 बॉयज हैं, हम 18 बॉयज वट एवर नेम, रोहित, रोहन, ऐसे करते करते हम ना 18 के वो 18 स्टूडेंट्स, ठीक है, उनका एक सेट बना सकते हैं। अभी रूल डेफिनेट क्यों है भाई? आपकी क्लास के आपको सारे के सारे बॉयज के बारे में पता है, ठीक है, क्योंकि बात हो रही है इन योर क्लास, जो भी आप क्लास में पढ़ते हो उसकी बात की जा रही है। अब उस क्लास के, उस पर्टिकुलर क्लास के बारे में आप किसी से भी पूछोगे ना, ठीक है, उसको 18 बॉयज पता है। तो ये चीज वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन है, इनकी कलेक्शन करी जा सकती है, तो इसलिए हमारे पास ये एक सेट है। उसके बाद हमारे पास जो पांचवा पार्ट है, ठीक है, जो कि है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये तो और सिंपल हो गया आपके पास। अगर बात करी जाए नेचुरल नंबर्स की, सबको पता है जो नेचुरल नंबर्स हैं ये स्टार्ट होते हैं हमारे पास 1 से, 1 2 3 4 5, ये चलते जाएंगे। और इसके ऊपर एक कंडीशन भी लगा दी गई, आपको लिखनी है लेस देन 100 तक। लेस देन 100 मीन्स 99 तक चलेंगे। भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, इंग्लिश होएगी, फ्रेंच होएगी, जर्मन होएगी, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन 1 से लेकर 99 नंबर जो है आपको पता है 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स यही हो सकते हैं। तो ये चीज वेल डिफाइन है, तो यस दिस इज अ सेट। उससे नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब जब राइटर का नेम ही मेंशन कर दिया कि यस, अगर बात करनी है अपने मुंशी प्रेमचंद की, मुझे इनके नॉवेल्स वैसे ओरली याद नहीं कौन कौन से हैं, लेकिन जो भी होंगे, ठीक है, जो भी नॉवल हैं, नॉवल N1 N2 N3, वो सारे नॉवेल्स की कलेक्शन तो करी जा सकती है ना, क्योंकि मैं मुंशी प्रेमचंद जी मेंशन कर दिए गए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर राइटर के लिए हम सारे नॉवेल्स की कलेक्शन कर सकते हैं। सो यस दिस इज अ सेट, ये सेट है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये और सिंपल हो गया। अब यहाँ पर इवन इंटीजर्स की बात हो रही है, मैं स्टार्ट करता हूँ 2 से, 2 4 6 8, दीज ऑल आर इवन नंबर्स। लेकिन ना बात यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि जो ये बोला है वर्ड उन्होंने इंटीजियर, ठीक है, इंटीजर वर्ड बोला है, इवन इंटीजर वर्ड बोला है, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन नहीं करा। उसमें 0 भी इन्वॉल्व होएगा, इसमें -2 भी इन्वॉल्व होएगा, इसमें -4 भी इन्वॉल्व होएगा और चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात की गारंटी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी, ये चीज वेल डिफाइन थी। वेल डिफाइन होने के कारण हमारे पास ये भी एक सेट है। उसके बाद बात करते हैं हम अपने 8th पार्ट के लिए। ओके, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। देखो हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, चाहे वर्कशीट के अंदर दिए हुए हैं, किसी एक्सरसाइज के अंदर हैं, मिसलिनियस हैं, सबको मिला के ना उनकी कलेक्शन तो भी कर ही सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, अब उनकी कलेक्शन करी जा सकती है, जो कि एक डेफिनेट कलेक्शन करी जा सकती है, डिफाइन होने के कारण, वेल डिफाइन होने के कारण, यस ये भी हमारे पास सेट है। अब 9th क्वेश्चन आपके पास जो आ रहा है क्या है वो, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। बात किसकी हो रही है? कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, डेंजरस वर्ड। अब देखिए, डरने वाला तो ना एक रैट से या कॉकरोच से भी डर जाता है, ठीक है, लेकिन ना डरने वाला ना किसी स्नेक से या फिर लॉयन से, शेर से भी नहीं डरता। तो डेंजरस जो वर्ड है ना, ये अपनी अपनी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है। तो डेंजरस वर्ड का जो रूल है वो कोई डेफिनेट रूल नहीं है उसको फाइंड आउट करने का कि ये डेंजर है या नहीं है, ये अपनी अपनी एक सोच है, ठीक है। तो नॉट अ सेट, रीजन क्या है इसका? बिकॉज नो रूल टू फाइंड डेंजर। डेंजर को पता करने के लिए हमारे पास कोई भी रूल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये एक सेट नहीं है। ओके, तो हमने अपना जब लेक्चर स्टार्ट करा तो सबसे पहले हमने ना वो वाला टॉपिक कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें आपको बताना था कौन से सेट हैं कौन से नहीं है। तो हम बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारे पास अब सेकंड क्वेश्चन है, आपको याद होगा हमने बिलोंग्स टू डजंट बिलोंग्स टू के बारे में पढ़ा था। ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये डजंट बिलोंग्स टू का साइन है। ये आपको सेट दे रखा है। अब ऑब्वियस बात है कि जो जो एलिमेंट इस सेट के अंदर है वो उसको बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं 3 की, यस 3 ए को बिलोंग करता है, वैसे ही 1 भी इसको बिलोंग करता है। अगर कोई एलिमेंट बिलोंग ना करता होता तो ये वाला साइन नहीं आना था, साइन फिर आना था ये वाला। ओके, तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को करा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्योंकि 5 इस सेट के अंदर है तो यस 5 इसको बिलोंग करता है, डैश के अंदर ये भरा जाएगा। नेक्स्ट ब्लैंक के अंदर 8 इसमें नहीं है तो ये आ जाएगा डजंट बिलोंग्स टू। 0 डजंट बिलोंग्स टू ए, 4 yes belongs to a, 2 yes belongs to a, 10 doesn't belongs to a। ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये सारे के सारे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। कल हमने स्टडी करी थी कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में फर्क क्या है। तो ये सारे के सारे हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, इनको करेंगे रोस्टर फॉर्म में चेंज। ओके, बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो अब ना ये क्या दे दिया, x एक इंटीजर है जो -3 से लेकर 7 के बीच में है। ओके, अच्छा -3 के बाद, ओके x -3 से बड़ा है ना, अगला इंटीजर क्या होता है, -2, उससे अगला इंटीजर -1, उससे अगला इंटीजर 0, फिर 1 2 3 4 5 6। इस सेट में इतने एलिमेंट आएंगे क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया था कि x -3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा भी तो है। अब कईयों के दिमाग में ना ये डाउट आ रहा होगा कि सर जब आपने ना ये वाला एलिमेंट लिया था तो आपने ना -3 से स्टार्ट करा, -3 की इन्वॉल्वमेंट ली, लेकिन जब यहाँ तक पहुंचे ना 7 को इन्वॉल्व नहीं करा। उसका रीजन ये है जो यहाँ पे इनक्वालिटी लिखी हुई है, यहाँ पे साइन ये वाला यूज हो रहा है, यहाँ पर साइन ये वाला यूज हो रहा है। जो ये नीचे इक्वल भी दे रखा है ना, जो नीचे साइन, ये एक्चुअली इक्वल का ही साइन है। मतलब ये मेंशन कर रहा है हमें कि x 3 से -3 से बड़ा है, और जो ये साइन है प्रेजेंट कर रहा है -3 के इक्वल भी हो सकता है। लेकिन जो ये लेस देन वाला साइन है ना, ये प्रेजेंट हमें कर रहा है कि x जो है 7 से पक्का छोटा ही होएगा। एग्जैक्टली 7 हो ही नहीं सकता। तो इंटीजर होने के कारण 7 से जस्ट छोटा नंबर 6 था, और यहाँ पर -3 हम ले सकते थे। ठीक है, दिस इज द रीजन। सेकेंड पार्ट, ये हमारे पास सेट ए था। जो नेक्स्ट सेट है बी, इसके ऊपर कंडीशन क्या है, x एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। ये तो बड़ा सिंपल आ गया, 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करो आप, फिर 5 तक जाएंगे। ठीक है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस। उसके बाद थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है, एक सेट है सी, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। ठीक है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, इसका मीनिंग पता है क्या है, आपको 2 डिजिट नंबर लेना है जिसके डिजिट्स को आपस में ऐड करके 8 बन जाए। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, 1 और 7। ठीक है, अब इसके 2 डिजिट है, एक 1 एक 7, आपस में ऐड करोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। आपने डिजिट ऐसे ही लेने हैं। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट लिख लो 1 7, फिर 2 के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, 2 के साथ आ जाएगा 6, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4 आ जाएगा, 5 के साथ 3, उसके बाद 6 के साथ 2, एंड 7 के साथ 1, और 8 के साथ 0। ये सारे के सारे 2 डिजिट नंबर आ गए। अब कईयों के दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर जैसे 1 7 के साथ 71 भी मिल गया, 26 के साथ 62 भी मिल गया, 35 के साथ 53, 44 का कन्वर्स 44 ही होता है, सर 80 का पार्ट हमने 08 क्यों नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वर्थ है 2 डिजिट। अगर ना 0 आगे आ गया तो ये ऑटोमेटिक 2 डिजिट रहा ही नहीं, ये बन गया 1 डिजिट। ये रीजन है कि इस सेट के अंदर ये वाले एलिमेंट्स आए। ओके, क्योंकि एक कंडीशन सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8 ये तो थी, लेकिन 2 डिजिट वाली बात भी मेंशन करी गई थी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है फोर्थ पार्ट। डी सेट दे दिया गया हमें, x is a prime number which is divisor of 60। 60 के डिवाइजर कौन कौन से हो सकते हैं प्राइम नंबर्स, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो, लेकिन 5 के बाद कोई भी इसको प्राइम नंबर डिवाइड नहीं करेगा, आप ट्राई कर लेना। दूसरा तरीका आपको एक और बता देता हूँ मैं। आप क्या करो, 60 का ना प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से कर दो, 2 पे ट्राई करा आपने, ये आ गया 30, फिर 2 पे करा, यहाँ पे आ गया 15, फिर 3 पे करा, आपको मिला 5, और 5 से करने पर आपको मिला 1।
तो 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। अगर इसके प्राइम फैक्टर ये है ही यूनिक की बात करें, वैसे 4 आ रहे हैं लेकिन 2 को अगर यूनिक ले लें, ठीक है, यही हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर आ ही नहीं रहा, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर सेट के अंदर 2, 3, 5 आर द ओनली एलिमेंट्स। ओके, फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। उसमें क्या दे रखा है आपको, एक सेट है ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अगर इसको सेट की फॉर्म में लिखें, फर्स्ट आया टी, एक एक करके लिखते जाइए, टी आर आई जी ओ एन। अब देखिए नेक्स्ट एक ओ के बाद सेकंड ओ फिर आ गया, लेकिन सेट की डेफिनेशन में ना वेल डिफाइंड के बाद सेकंड थिंग मैंने लिखवाई थी डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिफरेंट होने चाहिए। 2 बार ओ आ गया, हम 1 बार ही ओ लिखेंगे। उसके बाद एम, यस यूनिक आ गया फिर से, ई, इट्स ओके, टी पहले आ चुका है, इस बार नहीं लिखा जाएगा, आर आ चुका है, नहीं लिखा जाएगा, यस वाई लिखा जाएगा। तो हमारे पास ये इसकी रोस्टर फॉर्म आ गई। उसके बाद बात करते हैं हम इसके सिक्स पार्ट की, ठीक है। अगर इसकी बात करें, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, वो सेम फिफ्थ पार्ट जैसा क्वेश्चन ही बन रहा है कुछ। पहले आएगा बी, फिर आएगा ई, फिर आएगा टी। अब टी रिपीटेड हो गया तो सेकंड टी नहीं लिखा जाएगा, ई रिपीट हो गया नहीं लिखा जाएगा, तो ये आ गया आर। तो ये थी आपके थर्ड क्वेश्चन में सारे के सारे सेट्स की रोस्टर फॉर्म। ओके, तो इसके बाद हम बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। ओके, आप देख सकते हो जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसमें इस बार उल्टा दिया गया। इस बार हमें जो 5 सेट दिए गए हैं, ये पांचों के पांचों ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में हैं, और इन सबको चेंज करके हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट सेट की, जो कि दे रखा है 3, 6, 9, 12, क्लियर कट ये जो 4 नंबर दे रखे हैं, ये चारों के चारों 3 के मल्टीपल्स हैं, और फर्स्ट 4 नेचुरल मल्टीपल्स हैं। तो इसको अगर लिखने लगे तो कुछ ऐसा लिखा जाना चाहिए, x such that x is multiple of 3, x तो पहले एक बार 3 का मल्टीपल है, x is a first 4 multiples of 3 which are natural number। मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा सा लिख दिया, वैसे ना इसको लिखने का ना एग्जैक्ट मेथड मुझे ये चार ठीक लगता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3n, और n के बारे में मेंशन कर दिया कि ये पहले 4 नंबर में से कोई है और एक नेचुरल नंबर है, ये ज्यादा इजी लगेगा। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट अपनी तरफ से बना सकते हो, ग्रामेटिकली जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग उतना अच्छा लिखा जाएगा, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, x इज इक्वल टू 3n। अब देखो मैंने ना जो लिखा है ना n 1 से 4 के बीच में होगा, मेरा मीनिंग ये है अगर n की वैल्यू 1 हुई तो ये 3 है, अगर n की वैल्यू 2 हुई तो ये 6 है, n की वैल्यू 3 हुई तो 9 है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें आपके पास क्या है, ये दे रखा है 2, 4, 8, 16, 32। अब इसमें एक बात नोटिस कीजिए, ये आपके पास है 2 की पावर 1, नेक्स्ट है 2 की पावर 2, ठीक है, 8 जो है 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो इसको लिखने के लिए मैं अपना ये स्टेप यूज कर सकता हूँ, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, ठीक है, पावर बढ़ती जा रही है, n के ऊपर कंडीशन क्या है, ये 1 से लेकर 5 के बीच में, और n एक नेचुरल नंबर है। ये बार बार ना ये बात मेंशन कर रहा हूँ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको मेंशन करने का रीजन ये है, अगर मैंने नेचुरल वर्ड मेंशन ना करा तो हो सकता है कि मैं 2.5 ले लूँ, ठीक है, वो मुझे नहीं लेना, क्योंकि मुझे ना एग्जैक्ट 1, 2, 3, 4, 5 ही चाहिए था, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि n एक नेचुरल नंबर ही है, ताकि दिक्कत ना आए मुझे बताने के लिए। अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो हमारे पास ये सेट है 5, 25, 125, 625। ये क्वेश्चन सेम है, सेकंड पार्ट ये 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 4। तो ये भी सेट ऐसे लिखा जाएगा, x इज दैट x इज 5 रेज टू पावर n, जो n है वो 1 से लेकर 4 के बीच में है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, उसके बाद फोर्थ पार्ट, फोर्थ तो और ज्यादा सिंपल, ये देख सकते हो आप 2, 4, 6, ये ना क्लियर कट हमारे पास सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर दे रखे हैं।
इसको तो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना हो ना, इतना इजी हो जाएगा कुछ इस तरीके से, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। इसको तो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना ही कितना इजी है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, ठीक है, x सच दैट x इज इक्वल टू n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। अगर n को 1 लोगे तो 2 बन जाएगा, 2 लोगे 4 बन जाएगा। दोनों में जो फॉर्म आपको बेटर लगे वो लिखी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें आप देख सकते हो फिफ्थ पार्ट में इसके 1 4 9 अप टू 100। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, ये सारे सारे स्क्वायर से रखें। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, लास्ट में 10 स्क्वायर तक चलेगा। तो इस बार इस सेट को मैं कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। लेकिन सारे n नहीं आएंगे, सिर्फ 10 तक के n है, 10 तक ही लेने हैं। तो कंडीशन लगा दो, जो n है वो 1 से लेकर 10 के बीच में है, और साथ में ये कंडीशन भी लगा दो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। तो फोर्थ क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। तो इस सारे एलिमेंट्स को अगेन एक लिस्ट की फॉर्म में लिखना है। इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोल दिया कि ये जो आपके पास ना सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। इनडायरेक्टली यही बोला गया। फर्स्ट पार्ट, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन आ गया, ऑड नेचुरल नंबर। अब नेचुरल है तो 1 से स्टार्ट होएगा, ऑड है तो कुछ इस तरीके से 1 3 5 7 9 और चलता जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट, बी, x सच दैट x इज एन इंटीजर। वर्ड मेंशन कर दिया गया इंटीजर। उसके बाद मेंशन करा गया कि जो x है ना, ये -1/2 से लेकर 9/2 के बीच में। -1/2 को ना हम -0.5 लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद बोला गया 9/2 को 4.5 भी लिख सकते हैं। तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे? अगर आप नंबर लाइन में देखोगे ना कभी, अगर यहाँ पर 0 पड़ा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 4 5 कहीं यहाँ पे पड़ा होगा, यहाँ देखोगे आप -1 -2। अब ना ये बोला गया -0.5 अराउंड यहाँ पे होगा, राइट। 4.5 करीब करीब यहाँ पे होगा। इसके बीच के इंटीजर कौन कौन से आ रहे हैं? 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमने इनके बीच के इंटीजर बताने थे, जो कि हमारे पास आ चुके हैं अभी 0 1 2 3 और 4, राइट। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। सी सेट के बारे में बताना है। यहां पर लिखा गया है x एक इंटीजर है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। ओके, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करने पर वो 4 से छोटा आएगा? देखो, एक तो ना 2 का स्क्वायर खुद ही 4 होता है, तो इससे एक बात तो क्लियर होगी, इक्वालिटी भी चाहिए थी ना। तो 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 ली जा सकती है। एक कंडीशन तो ये आ गई। उसके अलावा अब 2 से छोटा नंबर 1 स्क्वायर 1, तो यस 1 4 से छोटा है, तो x की वैल्यू 1 भी टेक की जा सकती है। वैसे ही 0 का स्क्वायर 0, तो ये भी छोटा नंबर आ गया, तो x की वैल्यू 0 टेक की जा सकती है। वैसे ही अब और पीछे चल दो, -1 स्क्वायर, ये भी 1 होएगा, तो ये -1 भी ले सकते हैं। वैसे ही -2, ये एग्जैक्टली इक्वल आ गया। अब आप देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं ना, मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दी, 2 1 0 -1 2। इससे ऊपर की ओर जाओगे तो भी नंबर बड़ा आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 4 से छोटा नहीं होता, तो आप वो नहीं ले सकते। इससे नीचे की ओर भी नहीं आ सकते। अगर आप -3 भी लोगे ना, तो -3 का स्क्वायर 9, वो भी इससे छोटा नहीं रहेगा, ठीक है, वो बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास नंबर कौन से आ रहे हैं? 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 और 2, ये वो हमारे पास इंटीजर है। जब आप ना आगे पढ़ते जाओगे तो इतना ना कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस चीज को डायरेक्टली भी सॉल्व कर पाओगे। हमारे पास एक चैप्टर आता है आगे, लीनियर इनइक्वेशंस, जिसको लीनियर इनक्वालिटी भी बोला जाता है। जब वो चैप्टर पढ़ोगे ना, आप उसको डायरेक्टली सॉल्व करने लग जाओगे, इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। लेकिन अभी तक आप वहां तक पहुंचे नहीं हो, तो मुझे इसको ऐसे बताना पड़ा। ओके, उसके बाद आ गया हमारे पास फोर्थ पार्ट। ये काफी सिंपल है। इसमें वर्ड आ गया लोयल, इसको आपने प्रेजेंट करना है। तो LOYA, ये मैंने L दोबारा तो नहीं लिखा, जैसे पीछे भी बताया था, रिपीट नहीं होते, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की।
आपके पास एक्स इज द मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, 31 डेज इसमें नहीं होते। ओके, हमारे पास एक बार मंथ लिखते हैं, जनवरी, इसमें 31 डेज होते हैं। फिर आ गया फेब, इसमें या तो 28 और कुछ सालों में 29 भी होते हैं। ओके, फिर आ गया मार्च, इसमें फिर 31 होते हैं। अप्रैल, इसमें 30, उसके बाद मई, इसमें 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, और उसके बाद सितंबर, इसमें 30 डेज होते हैं। अक्टूबर, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। हमें बोला गया था वो मंथ जिसमें 31 डेज नहीं होते, तो नहीं होने वाली बात है, तो कौन से मंथ आएंगे? फेब, अप्रैल, जून, उसके बाद आ गया हमारे पास सितंबर, सितंबर के बाद आ गया नवंबर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एक साल के अंदर 5 महीने ऐसे आते हैं जिसके अंदर हमारे पास 30 डेज नहीं होते, रेस्ट ऑफ 7 मंथ्स में हमारे पास 31 डेज होते हैं। ओके, इन सब में दिन 31 से कम ही रहेंगे। उसके बाद 6 पार्ट जो है, इसमें वर्ड क्या बोल दिया, कॉन्सोनेंट लिखो इंग्लिश अल्फाबेट के जो के से पहले आते हैं। तो चलो ठीक है, एक बार के तक ABCD देख लें। ABCDEFGHI और J, ये वाले लेटर्स हैं। अब इसमें से ना A वाउल्स हैं, E भी वाउल है, I भी वाउल है। ठीक है, तो बाकी जो बच गए वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में ना टोटल 21 वाउल्स होते हैं। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं, 5 वाउल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन हम सारों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें बोला गया था आपने सिर्फ के से पहले वाले देखने हैं, प्रीसीड्स के। तो उससे पहले हमें कौन कौन से मिले? उससे पहले हमें मिल चुके हैं B, C, D, F, G, H और G। ओके, तो इस तरीके से हमने अपना 5th क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया। तो अब बढ़ते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे पास है एक मैच दी कॉलम। जैसे हमने कल भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन की स्टडी करी थी। यहाँ पर ना आपको हर सेट की रोस्टर फॉर्म दे रखी है, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। आप सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में चेंज करो, मैच करने काफी इजी हो जाएंगे। तो अब ऑप्शन ए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक्स एक प्राइम नंबर है, 6 का डिवाइजर है, तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, तो 6 को 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी करता है। डिवाइड तो 1 और 6 भी कर रहे थे, लेकिन वर्ड प्राइम नंबर बोला गया था, तो हमारे पास सेट आ गया 2 3। तो 2 3 वाला सेट ये पड़ा, ये भी आपस में मैच हो गए। ठीक है, तो मीन्स सेकेंड पार्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बात करते हैं, एक्स इज एन ओड नंबर लेस देन 10। एक्स ओड भी है, 10 से छोटा भी है, तो ये स्टार्ट रहेगा 1 3 5 7 9। 10 से छोटा भी है, ओड भी है। अब कईयों के लग रहा होगा कि सर यहाँ पे ओड नेचुरल नहीं दे रखा था, फिर आपने पीछे की ओर क्यों नहीं चलाया? क्योंकि ना यहाँ पर ना उसके जैसा ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं था। ठीक है, मैच दी कॉलम वाले केस में ना हम बेस्ट ऑप्शन की ओर भी जाते हैं। ठीक है, फिर भी इसको एक बार आप ड्रॉप कर दो, क्या पता अगले वाले से क्लियर हो जाए। अच्छा, सी पार्ट में क्या दिया गया? एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अब ना जब वाले 2 3 लिखा था ना, तब प्राइम के लिए लिखा था, अब वर्ड नेचुरल आ गया। नेचुरल में 2 3 तो आता ही है, 1 और 6 भी आता है, तो क्लियर कट ऑप्शन 1 के साथ ही मैच हो गया। डी ऑप्शन, एक्स एक लेटर है वर्ड मैथमेटिक्स का, तो ये कैसा लिखा जाएगा? MATH, उसके बाद M रिपीट हो गया, जरूरत नहीं है। A रिपीट हो गया, जरूरत नहीं है। T रिपीट हो गया, जरूरत नहीं है। अब लिखा जाएगा I के बाद C, उसके बाद S। तो क्लियर कट ये बन गया, तो इसका राइट ऑप्शन ये है। तो बाय डिफॉल्ट हमें क्लैरिटी भी आ गई कि इसका राइट ऑप्शन यही बनना था। तो हमारे पास क्या बना? सेकंड का आंसर ए है। ठीक है, वैसे ही जो फर्स्ट पार्ट है वो कनेक्ट हुआ सी के साथ, जो थर्ड है वो कनेक्ट हुआ डी के साथ, और जो फोर्थ है वो हुआ बी के साथ। ये हमारे पास राइट आंसर्स हैं। तो आज हमने अपनी वर्कशीट 1.1 भी कर ली है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 1.2 के रिगार्डिंग
ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं वो कॉन्सेप्ट्स उस वर्कशीट के लिए इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स होंगी, एग्जांपल्स, इंट्रो, कॉन्सेप्ट्स, वो सबको डिटेल्स में करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये सारी वर्कशीट करवा दी गई है, इसको ट्राई कीजिए। स्टिल कोई डाउट पेंडिंग रह गया हो तो आप प्लीज़ को कमेंट में प्लीज़ डाल दीजिएगा, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। ओके, लाइक माई वीडियो। तो उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।